राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की विज्ञान की इस एक और कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं सुनील दत्त डंगवाल जूनियर हाई स्कूल मेराफ जाखणीधार से आज इस कक्षा में जो चर्चा करने वाला हूँ वो कक्षा 7 अध्याय 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन भाग 2। जंतुओं और पादपों में परिवहन भाग 1 में हमने जंतुओं में किस तरह से पोषक तत्वों का और ऑक्सीजन का परिवहन या परिसंचरण शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में और यहाँ तक कि छोटी छोटी कोशिकाओं तक में होता है, इसके बारे में बातचीत की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन भाग 2 के अंतर्गत पौधों में परिवहन किस तरह से होता है, पौधों में पोषक तत्व पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक किस तरह पहुंचते हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय के इस पार्ट 2 के जो शिक्षण अधिगम बिंदु रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। पादपों में परिवहन और पादपों में परिवहन के बाद हम जीवधारियों में उत्सर्जन के बारे में बातचीत करेंगे। पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो कि जीवधारियों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए गए, उसके बाद जो वहां पर बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका एक्सक्रीशन या उत्सर्जन किस तरह से शरीर से बाहर होता है, उस पर भी बातचीत करेंगे कि उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। उसके बाद इस बात पर चर्चा करना भी आवश्यक होगा कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र कैसे बनता है, और इस उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन के लिए, इस उत्सर्जन तंत्र की जानकारी के लिए हम उदाहरण के तौर पर मनुष्य का या मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे, उसका अध्ययन करने वाले। उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर के बना होता है, उस पर बातचीत करने वाले हैं, और पादपों में परिवहन तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं कि पादपों में परिवहन तंत्र को कौन कौन से अंग मिलकर के बनाते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बात शुरू करते हैं पादपों में परिवहन से कि पादपों में परिवहन क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो पादपों में परिवहन पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचाए जाने को और पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाने को एक पूरा होलिस्टिक व्यू में परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहेंगे, पादपों के परिप्रेक्ष्य में या पौधों के परिप्रेक्ष्य में। इसमें दो बातें आ रही होंगी। एक बात तो वो कि जब जल और खनिज लवण पौधा अपनी जड़ की सहायता से भूमि से खींच रहा होगा, वो पौधे की पत्तियों तक पहुंचेंगे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जल और खनिज लवण जो कि एक रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है पौधे के भोजन निर्माण के लिए। पौधे का भोजन निर्माण जैसा कि हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, हमने पिछले अध्याय में पिछली किसी कक्षा में यह पढ़ा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते समय, उस पर चर्चा करते समय हमने ये भी जाना था कि किसी भी पौधे का रसोई घर उसकी पत्ती होता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रसोई घर में अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन भोजन तैयार करने से पहले वहां पर जो भोजन बनाया जाना है, जो चीज तैयार की जानी है, उसके लिए कच्चा सामान एकत्रित करना होता है। पौधे का भोजन जो पत्ती में बनेगा, उसके लिए जो कच्चा सामान होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, वो खनिज लवण और जल होंगे जो भूमि से पौधा अवशोषित कर रहा होगा। तो इसके पौधों में परिवहन के दो पार्ट होंगे। इसका हम दो हिस्सों में अध्ययन करने वाले हैं। एक हिस्सा वो होगा जब भूमि से खनिज लवण और जल पौधे की पत्तियों तक या उसके रसोई घर तक पहुंचाया जा रहा होगा, और दूसरे भाग में हम उस बात को जान रहे होंगे, उस बात को जानने की कोशिश कर रहे होंगे जब रसोई घर में या पौधे की पत्ती में बने हुए भोजन को
और उसके पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा होगा। तो पादपों में परिवहन को एक समग्र रूप में इस तरह से बोला गया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों का पत्तियों तक पहुंचना एक भाग ये, तथा पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन, देखिए पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन, ये इसका दूसरा पार्ट कि पत्तियों में जो भोजन बना उसे पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना, और जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्व, ये पहला भाग हो गया। तो इस पहले भाग और दूसरे भाग को मिला करके पूरा एक परिवहन तंत्र बनेगा कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन या परिसंचरण किस तरह से होता है। पादपों में परिवहन तंत्र के क्या क्या घटक होते हैं। जैसे हमने जंतुओं में देखा था कि परिवहन तंत्र के कुछ अंग थे, कुछ अंग विशेष थे, और हमने पिछली कक्षाओं में इस बात को अच्छी तरह से जाना, इस बात पर चर्चा की कि अंग कैसे बनते हैं। सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसी भी जीवधारी के शरीर की कोशिका, और एक समान कोशिकाओं के जो एक तरह का कार्य करती हों और उनका आकार प्रकार लगभग एक समान हो, वो मिलकर के ऊतक बनाती हैं। ऊतक अंग बनाते हैं और अंग तंत्र बनाते हैं, और तंत्र से एक पूरा, बहुत सारे तंत्र जब एक साथ काम करते हैं तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एक बड़ा तंत्र होता है। पादपों में परिवहन तंत्र के घटक क्या होते हैं। तो पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। जैसे हमने जंतुओं में भी देखा था कि परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र को चलाने के लिए बहुत पतली पतली नलिकाएं या वाहिकाएं होती हैं, जिनको वेसल्स बोला जाता है। यहां बिल्कुल पौधों या पादपों में भी उसी तरह की वाहिकाएं होती हैं जो विशेष कोशिकाओं से बनी होती हैं। देखिए हम उसी बात पर आ गए कि विशेष कोशिकाओं से, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो होंगी वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण कर रही होंगी, उसको टिश्यू बोलते हैं, और वो ऊतक कहलाती हैं। और इस तरह के ऊतक मिलकर के पादपों में परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पादपों में परिवहन तंत्र के घटक क्या हैं, वो संवहन ऊतक होते हैं, कंडक्शन टिश्यूज या वैस्कुलर टिश्यूज भी इनको अंग्रेजी में बोला जाता है। इसके बाद हम आते हैं संवहन ऊतक पर, थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं कि संवहन ऊतक क्या होते हैं। कोशिकाओं का वो समूह, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोशिकाओं का वो समूह जो किसी कार्य विशेष को संपादित करता है या किसी कार्य विशेष को संपादित करने में सहायता करता है। ये केवल पौधों के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला जा रहा है, ये बात पूरे जीवधारियों के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है कि कोशिकाओं का वो समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करने में सहायता करता है या संपादित करता है, वो ऊतक कहलाता है। और यहां पर चूंकि पादपों की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, तो यहां पर इनको संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पादपों में संवहन ऊतक कितनी प्रकार के होते हैं। तो पादपों में संवहन ऊतक ये दो तरह के होते हैं, एक को जाइलम कहते हैं और दूसरे को फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम, यहां पर एक चित्र बनाया गया है, ये चित्र भी पुस्तक से ही लिया गया है, पुस्तक में इसी तरह का एक चित्र है। सेक्शन कटिंग में हम क्या क्या चीजें देखते हैं वो यहां पर विस्तार पूर्वक दिखाई गई है। जब हम हायर स्टडी के लिए या अगली कक्षाओं में जाएंगे, वहां पर इसको और विस्तार पूर्वक, अत्यधिक विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि सेक्शन कटिंग क्या होती है और सेक्शन कटिंग कैसे की जाती है, सेक्शन कटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। इस तरह के अध्ययन से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन कटिंग है और एक जड़ की सेक्शन कटिंग है। ये जड़ में दिखाई दे रहा है, ये रूट हेयर्स हैं। जैसे हमने जड़ों में देखा है कि मूल रोम होते हैं, बहुत महीन तंतु होते हैं, उनको मूल रोम कहा जाता है, वो जड़ों से चिपके हुए होते हैं।
उनका कार्य होता है भूमि से नमी के माध्यम से पोषक तत्व और जल का अवशोषण करना। तो ये जड़ की कटिंग है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मूल रोम है और पिलीफेरस लेयर है। ये सारे जो चीजें हमें दिखाई देती हैं सेक्शन कटिंग में, वो यहां पर दिख रही है। अभी हमारा मंतव्य, अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ ये दो तरह के जो संवहन ऊतक है पौधों के परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनको देखने के लिए हमने ये सेक्शन कटिंग से अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर ये जाइलम है। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये यहां पर ये जाइलम, ये जो यहां पर संख्या में 3 दिखाई दे रहे हैं, ये जाइलम है। और दूसरा जो संवहन ऊतक है वो है फ्लोएम। ये वाले हिस्से, ये फ्लोएम, ये जो स्कैटर्ड से दिख रहे हैं वो फ्लोएम है। तो पौधों के परिवहन तंत्र में 2 तरह के संवहन ऊतक काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि जाइलम को हम विस्तार से खोलने की कोशिश करते हैं कि जाइलम क्या है। जाइलम वो संवहन ऊतक है जो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। सीधे और सपाट शब्दों में अगर ये कहा जाए, भूमि से जल और पोषक तत्वों को पौधे की पत्तियों तक या उसके रसोई घर तक पहुंचाने वाला जो संवहन ऊतक होता है वो जाइलम है। जैसा हमने अभी पिछले चित्र में देखा कि वो जो 3 की संख्या में थे और चक्रवत बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, वो जाइलम है। अगले संवहन ऊतक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम जैसा हमने अभी बातचीत की उसको फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम पौधे में बने हुए भोजन को, पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भोजन बना, उस भोजन में बने हुए अवशोषित पोषक तत्वों को और अन्य आवश्यक पदार्थों को जो पौधे के विभिन्न भागों तक, फलों तक, फूलों तक और विकसित हो रहे बीजों तक, जड़ों तक, शाखाओं तक, और जैसा हमने देखा है बहुत विशालकाय पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, इतने विशालकाय पौधे के उस पेड़ के शरीर तक जो विभिन्न पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करते हैं पत्तियों से, उसको फ्लोएम कहते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, पत्तियों में भोजन बनता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में थोड़ा तेज गति से बनता है, और जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है तो उस समय थोड़ी मध्यम गति से वो भोजन का निर्माण होता है। लेकिन पौधे में भोजन का निर्माण पत्तियों में ज्यादातर होता है, अधिकांशतः होता है, और पौधे के उन सभी भागों में भोजन का निर्माण होता है जहां जहां पर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। ये हमने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना, ये हम जान चुके हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। यह फ्लोएम का कार्य है। यह हम अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि फ्लोएम का यह कार्य है कि वो पत्ती में बने हुए भोजन को पौधों के, पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए और पहुंचाता है। अब बात करते हैं हम उत्सर्जन की, कि उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। अब तक हम बातचीत कर रहे थे पादपों में या पौधों में परिवहन की। अब हम उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, तो ये सभी जीवधारियों में उत्सर्जन की बात हो रही होगी। तो उत्सर्जन क्या है? जैसा हमने बोला कि भोजन निर्माण में, भोजन के अवशोषण में, इस पूरी अवधि में कुछ बाय प्रोडक्ट्स, अनवांटेड वस्तुओं का उत्पादन शरीर के, जीवधारियों के शरीर में हो जाता है, जो कि यदि शरीर में ही रहे तो जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए शरीर से उनको एक्सक्रीट किया जाना या उत्सर्जित किया जाना अति आवश्यक होता है। इस पूरे कार्य को करने के लिए जो तंत्र काम करता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। हमने जैसे कहा
कि उत्सर्जन तंत्र को समझने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया और सुलभ उदाहरण मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का हो सकता है, जिससे हम कुछ सीमा तक भली भांति परिचित भी हैं। तो यहां पर हमने उदाहरण के तौर पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को लिया है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए लिया है। तो यहां पर हमने एक चित्र बनाया है। इस चित्र में हमें कुछ आकृतियां दिख रही है, कुछ अलग अलग रंग बिरंगी आकृतियां अध्ययन की सुविधा के लिए बनाई गई हैं। तो यहां पर ये जो चित्र है ये पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का है। इसमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं ये सेम के दाने के आकार की दो आकृतियां हैं, एक चित्र के बाईं तरफ और दूसरी चित्र के दाईं तरफ। ये हमारे वृक्क होते हैं, अंग्रेजी में इनको किडनीज कहा जाता है। इनकी संख्या मानव शरीर में 2 होती है और ये वृक्कों से लगी हुई लाल रंग से जो आकृतियां बनी हैं वो वृक्क हैं, और वृक्कों से जुड़ करके लगभग पीले रंग में नीचे को आती हुई 2 वाहिकाएं हैं, 2 ट्यूब्स हैं। इनको हम मूत्रवाहिनियां बोलते हैं, और मूत्रवाहिनियां नीचे एक थैलेनुमा आकृति से जुड़ी हुई है, उसको हम मूत्राशय बोलते हैं। और मूत्राशय के बाद नीचे एक ओपनिंग है, वहां पर वो खुला हुआ सा लग रहा है, उसको यूरेथ्रा या मूत्र रंध्र कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया चलती किस तरह से है उस पर बातचीत करेंगे। ये मानव का उत्सर्जन तंत्र, पीछे के चित्र में कुछ अन्य चीजें थी, यहां पर उन्हीं चीजों को लिया गया है जो इस मानव के उत्सर्जन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका, महती भूमिका प्रदान करती है, सहयोग देती है। इन चीजों में जैसा हमने बोला ये वृक्क हैं, वृक्क 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, और उनसे लगी हुई ये पीले रंग की जो आकृतियां हैं, जो नलिकाएं हैं, ये मूत्रवाहिनियां हैं। और ये मूत्रवाहिनियां दोनों जाकर के नीचे जुड़ जाती हैं और वो मूत्राशय है, मूत्राशय से जाकर के जुड़ जाती है, और ये मूत्राशय एक छिद्रनुमा आकृति से खुलता है, उसको मूत्ररंध्र कहते हैं। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि 2 नलिकाएं और हैं, एक लाल रंग की है और एक नीले रंग की है। ये क्या होंगी? दरअसल ये रक्त परिसंचरण तंत्र से आती हुई एक शिरा है और एक धमनी है। जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, इसी के पार्ट 1 में, कि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध यानी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है। तो ये यहां पर उस रक्त को पूरे शरीर से परिसंचरण करने के बाद गुर्दों में या वृक्क में लाती है, और वृक्क में आकर के जो सारी अशुद्धियां हैं उस रक्त में जो मिली हुई, वो सारी अशुद्धियों को छानने का काम, फिल्ट्रेशन का कार्य यहां पर वृक्क करता है। ये दोनों वृक्क करते हैं, और जितनी अशुद्धियां उसमें होंगी उन सारी अशुद्धियों को यहां पर छाना जाता है, और छानने के बाद इन मूत्रवाहिकाओं से, मूत्रवाहिनियों से वो जो अपशिष्ट हैं, वो जो अनवांटेड चीजें हैं जो जीवधारियों के शरीर के लिए विषाक्त होती हैं, वो मूत्रवाहिनियों से चल करके मूत्राशय में आकर के एकत्रित हो जाती है। मूत्राशय में एकत्रित होने के बाद ये मूत्ररंध्र या यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। तो इस तरह से हमने अध्ययन की सुविधा के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर, उत्सर्जन तंत्र के तौर पर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को अध्ययन के लिए लिया। आगे बढ़ते हैं। जो उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है वृक्क, उसके बारे में बातचीत करते हैं कि वृक्क करते क्या है। यह उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है, जैसा कि हम बोल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में रक्त धारा जब वृक्कों से होकर के गुजरती है तो उसमें मिली हुई सारी अशुद्धियां वृक्कों में आकर के छान दी जाती हैं, छन जाती हैं, और उस रक्त को फिर से शुद्ध कर दिया जाता है, विशुद्ध कर दिया जाता है।
तो ये इसी बारे में यहाँ पर ये विवरण है कि जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में वृक्कों के द्वारा छानकर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। दूसरा जो उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है वो है मूत्रवाहिनियां, जिनको यूरिन डक्ट्स बोलते हैं। ये यूरिन डक्ट्स मानव के उत्सर्जन तंत्र के चित्र में पीले रंग से आती हुई वो मूत्रवाहिनियां क्या करती हैं कि ये वृक्कों से मूत्रवाहिनियों द्वारा होता हुआ ये जो अशुद्धियां हैं वो मूत्राशय में पहुंच जाती हैं और मूत्राशय में एकत्रित हो जाती है। अगला वाला जो अंग है मानव के उत्सर्जन तंत्र का वो है मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। एक थैले के आकार की रचना जो हमने देखी थी पीले रंग में बनी हुई, ये मूत्राशय है। यहाँ पर आकर के रक्त में मिली हुई सारी अशुद्धियों को एकत्र कर लिया जाता है और उसके बाद मूत्राशय से जुड़ा हुआ एक आउट ओपनिंग होती है, आउटर ओपनिंग, जिसको मूत्ररंध्र अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहते हैं। उसके द्वारा ये उसके माध्यम से ये सारी अशुद्ध चीजें, अपशिष्ट पदार्थ, अनवांटेड चीजें शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब इसमें देखते हैं, क्या आप जानते हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि क्या होता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। एक रसायन, एक केमिकल जो हमारे शरीर में बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप बनता चला जाता है, वो प्रमुख रूप से यूरिया है। और इस पूरी प्रक्रिया में भोजन करने से लेकर के भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण तक और उसके बाद बाई प्रोडक्ट बनने के बाद तक जो चीज प्रमुख रूप से अनवांटेड तरीके से, अवांछित तरीके से उत्पन्न होती है वो यूरिया है। और अपशिष्ट पदार्थों में सबसे बड़ा भाग यूरिया का ही होता है। दूसरा है कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित छिद्रों द्वारा जल के वाष्पित होने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। इस अध्याय में एक टर्म, एक चीज और आती है, वाष्पोत्सर्जन। कि वाष्पोत्सर्जन आखिर क्या है। जैसा हिंदी में इसके वाष्पोत्सर्जन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वाष्प का उत्सर्जन। और जब हम चले हैं उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने तो वाष्पोत्सर्जन का चर्चा आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए पौधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वाष्प का उत्सर्जन तो पौधों के शरीर में ज्यादातर पत्तियों में निचले भाग पर कुछ छिद्र नुमा आकृतियां होती हैं, उनको रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में इनको स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा से या इन रंध्रों से लगातार पौधे के शरीर से वाष्प के रूप में जल निकलता रहता है, जल की निकासी होती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पसीना हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि हमें पसीना क्यों आता है। पसीना आने का एक बड़ा विज्ञान है और चूंकि हम विज्ञान की कक्षा में हैं तो हमें वस्तुओं का अवलोकन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना ही चाहिए कि हमें पसीने क्यों आते हैं। तो पसीना आने का जो कारण है कि कुछ चीजें पसीने के रूप में शरीर से उत्सर्जित कर दी जाती हैं और पसीना तरल के रूप में छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलता है, तो उससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। जब हम तेज धूप में और बहुत कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर से स्वेटिंग होती है, पसीना होता है। उस पसीने के साथ कुछ अनवांटेड चीजें शरीर से रोम छिद्रों से बाहर निकलती रहती हैं, साथ में उसके नमी निकलती है, कुछ जल के रूप में जल का उत्सर्जन होता है और वो हमारे शरीर को ठंडा करने का काम करता है। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्पादन करता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक सामान्य व्यक्ति
एक सामान्य वयस्क व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति हो और सामान्य दशा में हो, वो 24 घंटे में उसके शरीर में 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है और इस मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। 95% जल होने का यह कारण होता है कि इन अपशिष्टों को उस जल में घोल करके, उस जल में विलेय होकर के शरीर से बाहर निकालने में, शरीर से उत्सर्जित करने में आसानी होती है, सुविधा होती है। इसलिए हमें खूब पानी पीना चाहिए। और जैसा हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा और पिछली कक्षाओं में भी बातचीत की कि पानी पीने में मौसम का भी जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अज्ञानता में 12 महीने गर्म पानी पीते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पानी पीने में गर्म और ठंडे का विचार मौसम के अनुसार किया जाना चाहिए। पानी को गर्म करके उसमें आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में जो खनिज लवण होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, उनकी पूर्ति हमें सुचारू रूप से नहीं हो पाती। इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, न्यून होती है। इसलिए पानी पीने का विचार, ठंडा गर्म का विचार ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार करना चाहिए। पादपों में परिवहन के आज की इस कक्षा में और इससे पहली कक्षा में जीवधारियों में परिवहन या परिसंचरण के अंतर्गत हमने जो जो चीजें बातचीत की, चर्चा की, उसके आधार पर गृह कार्य के तौर पर आज की इस कक्षा में मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित कौन कौन से अंग हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनके चित्र बनाने हैं। और दूसरा प्रश्न है कि पौधे के संवहन ऊतकों का सचित्र वर्णन कीजिए कि पौधे के परिसंचरण तंत्र में या परिवहन तंत्र में कौन कौन से ऊतक होते हैं और वो उनके नाम क्या क्या है, उनका चित्रांकन किया जाना है। तो आज की इस कक्षा में, इस चर्चा में मेरा साथ देने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। फिर से ऐसी ही विज्ञान की किसी कक्षा में पुनः मिलने तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।